हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम विथ गौरव सर के में। तो पंचायती राज व्यवस्था का नेक्स्ट चैप्टर है मौर्य प्रशासन में स्थानीय स्वशासन। जैसा कि आपको पता है, पंचायती राज व्यवस्था में क्रम से पढ़ाया जा रहा है ऋग्वैदिक काल में स्थानीय स्वशासन कैसा था। इसका पहले वीडियो में बताया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मौर्य प्रशासन में स्थानीय स्वशासन। केंद्र का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। मंडल का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर या कुमार या आर्यपुत्र प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता था। विषय या आहार विषयपति। स्थानीय स्वशासन 8 ग्रामों का समूह होता था। द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह होता था। खारवाटिक 200 ग्रामों का समूह। संग्रहण 10 ग्रामों का समूह। ग्राम इसका प्रमुख ग्रामीण होता था। आइए फिर से एक बार इसे रिकॉल करते हैं। केंद्र का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। मंडल का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर, इसे कुमार या आर्यपुत्र या प्रादेशिक कहते थे। विषय या आहार का विषयपति। विषय या आहार वर्तमान समय में जिला के तुलना किया जा सकता है। स्थानीय 800 ग्रामों का समूह जो होता था उसे स्थानीय कहते थे। जैसे आजकल 2-4 गाँव या 5-6 गाँवों को मिला करके एक ग्राम सभा बनाया जाता है। द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह। खारवाटिक 200 ग्रामों का समूह। संग्रहण 10 ग्रामों का समूह। ग्राम जिसका प्रमुख ग्रामीण होता था। इसी प्रकार स्थानीय स्वशासन गुप्त काल में कैसा रहा, आइए उसे हम देखते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन भी जो है 4 भागों में अथवा 5 भागों में बांटे गए थे। केंद्रीय, प्रांत, विषय, विधि। प्रांत वर्तमान समय का देश, जिसे प्राचीन काल में भुक्ति या अवनी कहा जाता है। विषय मौर्य साम्राज्य की भांति गुप्त साम्राज्य में भी जिला को विषय कहा जाता था। तहसील को विधि, गुप्त साम्राज्य में तहसील को विधि कहा जाता है। पेठ जैसे वर्तमान समय में ब्लॉक होता है, ब्लॉक के बाद ग्राम आता है, उसी से तुलना किया जा सकता है गुप्त साम्राज्य में भी। पेठ एक ब्लॉक स्तर का था, उसके बाद ग्राम आती है जो कि सबसे छोटी इकाई होती है। गुप्त राजाओं ने प्रांत एवं स्थानीय स्वशासन की पद्धति चलाई। राज्य कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित था और भुक्ति का प्रभारी उपरीक होता था। ये प्रश्न जैसे बनाया जाता है कि गुप्त साम्राज्य में भुक्ति का प्रभारी कौन होता था, तो उसे मौर्य साम्राज्य से कुछ अधिकारियों को ऑप्शन में डाल देंगे और एक उपरीक भी, तो हमारा ऑप्शन उपरीक होगा। ग्राम सभा, ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा किया जाता था। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम सभा को पंचमंडली एवं ग्राम जनपद कहा जाता था। इसके बाद उसमें कुछ प्रमुख अधिकारी थे। यह जो है लोक सेवा आयोग आरओ के सिलेबस में भी कभी कभी पूछा जाता है। जैसे कि संधि विग्रहक, संधि व युद्ध का मंत्री कुमारामात्य, गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को कुमारामात्य कहा जाता था। दंड पाशीक, पुलिस अधिकारी, ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाला। महाअक्षपटलीक, प्रमुख दस्तावेजों और अभिलेखों का लिपिबद्ध करने वाला। जैसे कि वर्तमान समय में ग्राम पंचायत सचिव जब आप हो जाएंगे तो जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र ये सब आदि लिपिबद्ध करने का कार्य ग्राम पंचायत सचिव का होता है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था में एक 10 नंबर का अलग से टॉपिक डाला गया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी का क्या क्या कार्य हैं। आगे भी उसी वीडियो में कवर किया जाएगा। महाबलाधिकृत, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। महापीलोपति, हाथियों की सेना का अधिकारी। पुरपाल, नगर का प्रधान अधिकारी। ये बहुत ही
महत्वपूर्ण है। पुरपाल नगर का प्रधान अधिकारी। करड़ीक भूअभिलेखों का सुरक्षित रखने वाला। गुप्ता यह देश का प्रशासक था जो सीधे तौर पर सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। चोल युगीन स्थानीय स्वशासन। इसी क्रम में अब गुप्त साम्राज्य के बाद आता है हमारा चोल युग। चोल काल में देखते हैं स्थानीय स्वशासन कैसी रही। चोल काल स्थानीय स्वशासन के लिए विशेष तौर से जाना जाता है। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ दिनों पहले इस चोलकालीन स्थानीय स्वशासन का उल्लेख अपने भाषण में किया था। भारत में सर्वप्रथम व्यवस्थित स्वायत्तशासी ग्रामीण व्यवस्था का प्रारंभ चोल राजवंश द्वारा ही हुआ है। चोल साम्राज्य में मुख्यतः 3 प्रकार के गांव थे। ध्यान देना, चोल साम्राज्य में मुख्यतः 3 प्रकार के गांव थे। सामान्य गांव, ब्रह्माद्य गांव, देवदान गांव। सामान्य गांव आज के गांवों की भांति। ब्रह्माद्य गांव ब्राह्मणों को अनुदान दिए जाने वाले गांव। देवदान गांव मंदिरों को अनुदान में दिए जाने वाले गांव। ग्रामीण स्तर पर प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित किया जाता था। में ग्राम सभाएं 3 प्रकार की थी। में मतलब कि चोल काल में ग्राम सभाएं 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी? उर सभा एवं महासभा। उर सभा एवं महासभा चोलकालीन ग्राम सभाएं थी। सभा एवं महासभा में 30 सदस्य होते थे जिनका निर्वाचन करने के लिए ध्यान दें, जिनका निर्वाचन करने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या क्या थी? गांव का अस्थायी निवासी हो, 35 से 70 वर्ष की आयु हो, कम से कम 1/4 वेली, मतलब कि वेली एक भूमाप की इकाई होती है। जैसे कि वर्तमान समय में यहाँ पे चलता है अपने उत्तर भारतीय क्षेत्र में बीघा या एकड़। उसी प्रकार 1/4 वेली अर्थात 1.5 एकड़ भूमि का स्वामी हो, स्वयं का भवन हो, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता भी होना चाहिए। अर्थात एक प्रकार से माना जाए तो सर्वोच्च जाति को ही उसमें मतदान करने का अवसर मिलता होगा। ग्राम सभा की जानकारी परांतक द्वितीय के उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है। इसे आप जरूर याद करे रहिएगा। पूछ सकता है कि चोल काल में स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो परांतक द्वितीय के उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है। परांतक द्वितीय के उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। ये वाक्य कथन दे करके जो है पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसके बाद ग्राम, कुर्रम, नाडु। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, फिर कुर्रम कई साम्राज्य में कई ग्राम मिलाकर, फिर नाडु होती थी संपूर्ण जिला मिलाकर, और कई जिला को मिला करके राष्ट्र बनता था। इसका क्रम इस प्रकार है: राष्ट्र, मंडलम, कोट्टम या वलनाड या नाडु। ये जो है क्रम अक्सर पूछा जाता है, इसे हम लोग याद रखेंगे। तो हम इस प्रकार चोल साम्राज्य तक स्थानीय स्वशासन देख चुके। आगे भी वीडियो आपको दिया जाएगा जिसमें हम मध्यकाल में स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था देखेंगे। फिर ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था कैसे थी इसको देखेंगे। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले आगे भी वीडियो बनाने में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।